हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आर्ट से ज्ञान में। आज हम आया न्यू वीडियो लेके क्लास 12 की हिस्ट्री की चैप्टर नंबर फर्स्ट, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये हमारा वन शॉट एक्सप्लेनेशन होगा न्यूली सिलेबस के अकॉर्डिंग 23-24 के लिए बाय मी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन को, या जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन कल्चर भी बुलाते हैं। जो कल्चर का मतलब होता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कल्चर टर्म किस चीज़ को देते हैं, जब कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं ग्रुप किसी एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल, मतलब किसी यूनिक स्टाइल में इकट्ठे पाया जाता है किसी एक ही या फिर स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया या लोकेशन के अंदर इन अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब किसी ही पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको हम कल्चर डिनोट करते हैं। इसीलिए इसको हड़प्पन कल्चर भी बोलते हैं। जो सिविलाइजेशन होती है इसका नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया था क्योंकि जो फर्स्ट साइट थी वो हड़प्पा डिस्कवर की गई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पन कल्चर रखा गया। जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम ओवरव्यू देखें इस चैप्टर का, तो जो मेन सेंटर है सिविलाइजेशन का वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ये देखो, ये दोनों ही जो साइट्स हैं वो बहुत ही मेन साइट्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। और जो और है वो कुछ ख़राब हो गए, कुछ बची हुई है, बट हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये लार्ज साइट थी जिनके बारे में मेनली आज हम पता कर सकें। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो 1921-22 के बीच डिस्कवर की गई थी, जो कि लीडरशिप थी सर जॉन मार्शल, जो उस टाइम हमारे जनरल डायरेक्टर थे ESI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और दयाराम साहनी और आखलदास बैनर्जी। इन्होंने हड़प्पा, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई में योगदान दिया था। जो सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन गाइस, तो ये 2600 BCE से लेकर 1900 BCE के जो बीच में पीरियड है, इसका ये टाइम डिनोट किया जाता है हमारे NCERT के अकॉर्डिंग, और मेन टाइम यही है। BCE मतलब बिफोर क्रिस्ट इरा। नेक्स्ट टॉपिक, सोर्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास सोर्सेज क्या है हमारे सिविलाइजेशन के बारे में नॉलेज गेट करने के लिए, क्योंकि जो इनकी स्क्रिप्ट है वो अभी तक अनडिसाइफाइड है, पढ़ नहीं पाए, इसलिए हम कुछ अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ जाते हैं। जो उसके मेन सोर्सेज हैं वो बिल्डिंग्स हो गई, जो कुछ टूट चुकी हैं, नहीं है तो उनका जो स्ट्रक्चर बेस है उसके अकॉर्डिंग ही हम पता कर सकते हैं कि कैसी बिल्डिंग्स थी। वेट हो गए, मतलब जो बाट होते हैं तराजू के, पत्थर हो गए, स्टोन्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, और जो बेक्ड ब्रिक्स होती हैं। बेक्ड ब्रिक्स का मतलब होता है कि धूप में बेक की हुई ब्रिक्स, अब तो भट्टी की उस टाइम होती नहीं ऐसे। ऑर्नामेंट्स उनके जो यूज़ किए हुए बर्तन वगैरह है, और स्कल्पचर्स हो गए, और सील्स जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट है, ये भी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। स्पेशली जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसका एक्सपेंशन अगर हम बात करें तो वो अफगानिस्तान सबसे ऊपर होता है नॉर्थ में, जम्मू बलूचिस्तान द एज ऑफ पाकिस्तान, सिंध का पाकिस्तान एंड गुजरात, राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी, ये एक प्रोमिनेंट एरियाज थे हमारे सिविलाइजेशन के। एंड अगर हम और बात करें इसके बारे में, तो हम मेन जो सेंटर्स हैं सिविलाइजेशन के वो देखिए, नागेश्वर, बालाकोट, चोनुधाड़ू जो था एक क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन का था, कोटदिल, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, मनावलियन, राखीगढ़ी में। तो राखीगढ़ी में आपको पता ही है, जैसे कालीबंगन में आपको पता ही है, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है, मनावली हरियाणा में पड़ता है, कालीबंगन में राजस्थान के अंदर पड़ता है, जहाँ पे हमें जुते हुए खेत मिले थे इकट्ठे दो दो, मतलब एक ग्रिड पैटर्न पे कि एक कुछ इस तरह से खींचेगा, कुछ इस तरीके से। हमारा नेक्स्ट है वो है टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग क्या होता है, आप ये देखिए, आप टाउन प्लानिंग मतलब क्या होता है, जैसे अर्बनाइजेशन होता है तो पहले घर बनाए जाते हैं कि रोड बनाए जाते हैं, पहले प्लान किया जाता है। तो पहले प्लान किया जाता है कि क्या कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या होगा, और उस प्लान के अकॉर्डिंग ही जो डेवलपमेंट होता है सिटी का और जगह का, उसको हम टाउन प्लानिंग बोलते हैं। अगर हम इसको, एक अर्बन सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक नॉर्मल सिविलाइजेशन नहीं थी, और जैसे और सिविलाइजेशन होती है, एक अर्बन थी, मीन्स कि बहुत ही शहरीकरण के साथ इसको बनाया गया था। जो मेन फीचर्स होते हैं सिविलाइजेशन को, वो टाउन प्लानिंग थी, मतलब टाउन को ही प्लान किया गया था। जो सेटलमेंट था देखो वो दो सेक्शंस में डिवाइड था, एक स्मॉलर था, मतलब थोड़ा छोटा था, वो ऊंचाई पे था। इनको दो नाम से जाना जाता है, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। जो सिटाडेल होता है ये ऊंचाई पे बना होता है थोड़ा, मतलब कि इसके नीचे एक बेस बनाया गया पहले इसका मिट्टी वगैरह से, और उसके बाद उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर में बिल्डिंग्स को बनाया गया। और लोअर टाउन में क्या था कि नॉर्मली ज़मीन पर उसको बनाया गया, किन्हीं किन्हीं बिल्डिंग्स में थोड़ा बहुत बेस भी दे रखा है। अगर हम बात करें सिटाडेल की, तो वो एक प्रोमिनेंट एरिया था, वो छोटा था एज कंपेयर टू द लोअर टाउन जो इतना बड़ा था।
और सिटिडल छोटा था, लोअर टाउन बड़ा था, बट ये ऊंचाई पे ना हुआ था और ये ज़मीन पे था। साथ ही साथ सिटिडल जो हो फोर्टिफाइड था, मतलब उसको किला बंद कर रखा था। कम जस्ट सेपरेशन उसको किया गया था लोअर टाउन से, और लोअर टाउन में भी कुछ उसको भी सेपरेट किया गया था और कुछ बिल्डिंग में सेपरेट भी किया गया था। अगर हम और बात करें, जो लोअर टाउन है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, मतलब जो नॉर्मल बिल्डिंग होती है जहाँ लोग रहते हैं उसका उसका एग्जाम्पल देता है। और जो सिटिडल है हमारा, वो प्रोबेबली जो एक पब्लिक पर्पस के लिए था या फिर रिचुअल पर्पस के लिए, या जो हाई कमीशंस होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, किसी भी डोमिनेटिंग जो सोसाइटी होती है किसी सोसाइटी के अंदर, उसके लिए था, वो था सिटिडल। नेक्स्ट टॉपिक है वो दुबई टाउन प्लानिंग है। तो उसमें देखिए क्या था कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो उसकी जो रोड्स थी, स्ट्रीट्स थी, वो लेट डाउन की गई थी ग्रिड पैटर्न पे। ग्रिड पैटर्न मतलब ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे घर बने हुए लोगों के, और यहाँ पे एक दूसरी रोड है। तो ये रोड देखो 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रही है, ठीक है ना। जो 90 डिग्री एंगल पे रोड कट करती है उसको ग्रिड ग्रिड पैटर्न बोलते हैं, राइट एंगल उसको जिसको कट करती है। जो डिस्टिंक्टिव फीचर था हड़प्पन सिटीज़ का, वो था कि केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब आपको पता है कि नाली वानी की व्यवस्था, पानी को निकाल व्यवस्था, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ड्रेनेज सिस्टम ये चीज़ होती है जो बहुत उसका डिस्टिंक्टिव फीचर्स था। जितने भी हाउस थे अप्रोक्टली हर घर के पास अपनी जो को एक ओन बाथरूम था, ठीक है। वो ब्रिक्स का पैड था, मतलब क्या है कि उसको ईंटों की मदद से बनाया, लीकेज वीकेज की दिक्कत भी ना हो सके, मोटर सिस्टम भी लगाया। जो हर घर था उसका अपना खुद का बाथरूम था, जो ब्रिक्स था पेप के साथ, और ड्रेन जो कनेक्टेड थी वॉल, जो एक स्ट्रीम ड्रेन, मतलब जो मेन ड्रेन होती है किसी भी एरिया की, गली की ड्रेन, उसके साथ कनेक्टेड होती थी। अब सब्सिस्टेंट स्ट्रैटेजी, मतलब जो जीवन निर्वाह का तरीका क्या था, उनका जीवन बिताने का तरीका क्या, वो खाते थे, कैसे रहते थे। अगर हम इसकी बात करें तो जो ग्रेन जो कंज्यूम किया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के पेपर्स के, वो देखो मेनली क्या थे, जो एस्टिमेट हम कर सकते हैं। वीट हो गए, बाल्ले हो गए, लेंटिल्स हो गए, चिप्पिया हो गए, सिसैम हो गए। जो मिलिट्स थे वो गुजरात की साइड से हमें मिलते हैं, और राइस बहुत ही रेयर थे, अफगानिस्तान से उर्दूगाई में कुछ में मिलते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये आर्कियो बोटेनिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं, आर्कियो बोटेनिस्ट होते हैं ये जो मतलब जो एल्साइन प्लांट वगैरह के रिलेटिवली आर्कोलॉजी करते हैं, उनको आर्कियो बोटेनिस्ट बोलते हैं। और ये लोग, इनके जो तरीका था ये फाइंड करने का होता चैरेट ग्रेन, मतलब भुने हुए जो ग्रेन्स होते हैं चैरेट ग्रेन, उनके थ्रू से पता करते थे कि मतलब वो क्या क्या यूज़ कर सकते हैं कि वो ख़राब नहीं होते भुने हुए चने, ठीक है ना, भुने हुए ग्रेन सॉरी। अगर हम बात करें नॉन वेजिटेरियन में एनिमल्स वगैरह में, तो हड़प्पन जो लोग थे वो देखो बोफेलो, पिग और कैटल, सिप, गोट्स, ये डोमेस्टिक के अंदर आते हैं। अगर हम बात करें दूसरे के, तो ये घड़ियाल वगैरह भी हो, घड़ियाल वगैरह के भी हमें बोन्स मिले हैं, फिश के बोन्स भी मिले हैं, बट वी आर नॉट श्योर कि वो इनको खुद हंटर गैदरिंग करते थे या हंटर गैदर कम्युनिटी से लेके आते थे या खुद ही मार के करते हो। अगर हम अगली बात करें स्क्रिप्ट और सील्स की, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक एक अनडिसफर्ड स्क्रिप्ट है, इसीलिए इस स्क्रिप्ट को एलिजमेटिक स्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक नो बडी इज एबल टू रीड इट। अभी तक किसी ने उसको रीड करने कोई लायक एबल नहीं है, जब नहीं कर सका है, लायक की बात होती है। अगर हम हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। हम लोग जब लिखते हैं तो लेफ्ट टू राइट, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, ये लेफ्ट साइड है, यहाँ शुरू करते राइट साइड पे ख़त्म होती है। बट हड़प्पन से क्या, को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ ख़त्म करते हैं। अब इसका देखो पता चलता है कैसे, अगर मैं वो बताऊँ तो जब राइट साइड पे लिखना शुरू करते हैं थोड़ा गैप देके देते हैं, मतलब उससे ईजी लिखते हैं, बट एज अ लास्ट में क्या होता है, जगह कम पड़ने के कारण वो कुछ ऐसा ऐसा नियर हो जाए, जिसके कारण हमारे आर्कियोलॉजिस्ट पता कर पाए कि ये स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती रही होगी। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो ऑलमोस्ट 375 to 400 की जो हमारे पास साइन है उनको कंटेन करती है, ठीक है। जो लॉन्गेस्ट 26 को करती है, मतलब एक के अंदर 26 लिखे हैं। इसी कारण हम बोल सकते हैं कि क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज है, नॉट अल्फ़ाबेटिकल, जो हमारी हिंदी इंग्लिश है, क्रिप्टोग्राफिकल है। जो सील्स होती है और सीलिंग्स होती है वो यूज़ करते हैं फैसिलिटी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। इनके अंदर ही हमारे स्क्रिप्ट जो हमारे सील्स के अंदर लिखा रहता है कुछ, उससे कारण हमें स्क्रिप्ट के बारे में जानकारी मिलती है। और सील्स क्या है कि अगर कोई भी चीज़ अगर किसी से कहीं भिजवाते हैं तो क्या, अगर उसको सील ना हो तो ज़्यादा चांसेस कि वो चीज़ रास्ते में खुली है, सिलेंडर आता है उसके ऊपर सील लगी होती है। अगर नहीं लगी तो वी आर अंडरस्टैंड डेट कि भैया सिलेंडर वाला भैया ने सिलेंडर खोल के कैसे उसको छिड़कानी जरूर की होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो वेट एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो वेट का मतलब तराजू होता है, बाट होता है, हमको पता है। तो हड़प्पन वाले लोग, जो हड़प्पा के लोग थे, उनके पास भी तो एक प्रेसिडेंट सिस्टम था वेट्स का, जो कि पत्थर से बनता, जिसको कहता है चैट
याद रखना चैट बोलते हैं। जो हमारी सील्स होती हैं वो स्टेटाइट से बनी होती है और जो वेट होता है वो चैट से बना होता है, ठीक है, ये पत्थर नाम है। जो स्मॉलर वेट्स थे वो यूज़ किए थे वेटिंग ज्वेलरीज वगैरह के लिए, बीट्स वगैरह के लिए, और जो लोअर डिनोमिनेशन में थे हाई एनर्जी के लिए। तो हर टाइप्स के वेट अवेलेबल थे। अब अगर हम क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करें तो चूनू धाड़ू एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। एक उसको एक मेनली माना गया था क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जिसके अंदर देखो बीड मेकिंग होती थी, है ना, चैप्टर नाम का ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। तो बीट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल है। सेल हो गया, सेल कटिंग होती थी, मेटल वर्किंग था, सील मेकिंग थी, वेट मेकिंग थी, तो सब कुछ चूनू धाड़ू में होता। चूनू धाड़ू उसके लिए बहुत ही फेमस प्लेस था इन सभी कामों के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अगर आप बात करें सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस, तो सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस पता कैसे चलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कहीं पे उसको सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस है तो हम पता कैसे करेंगे। अगर क्रेडिट वाला हमें पता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो सोशली और इकोनॉमिकली अपवर्ड हो सकता है और जिसके पास नहीं है वो लोअर होगा। बट अगर हम पता करें कि हड़प्पा में कैसे थे लोग, कि हमारे पास स्क्रिप्ट अनडिसाइड है अभी तक, तो हम इजली पता नहीं कर सकते। इसके लिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने एक तरीका निकाला है ब्यूरल्स, मतलब जब किसी को मर जाता है तो उसको दफनाया जाता है तो वहाँ पे तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग हम पता करते हैं। जो हड़प्पा साइड्स पे क्या था, जो डेड्स थे उनको जनरली पिट्स में डेड कर दिया था। कुछ क्रेव्स होते हैं कॉन्टेम्परेरी ऑर्नामेंट उनके पास होते हैं, ठीक है, इसलिए आफ्टर लाइफ में मानते रहे, पर थोड़ा कम मानते थे, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं मानते थे, इजिप्ट वगैरह की तरह नहीं मानते थे। अगर हम आगे बात करें तो अगर मैं आपको बताऊँ, सॉरी, तो अगर हम बात करें ये इतना इम्पोर्टेंट इस चीज़ को देते नहीं थे। और जो अगर किसी की डेथ होती है और अगर उसके साथ कोई रेयर ऑब्जेक्ट मिला है, लग्जरीज को पहचानने के लिए तरीका था हड़प्पा वालों का, आर्कोलॉजिस्ट का हड़प्पा के लिए, कि अगर वहाँ पर कोई लग्जरी चीज़ें मिली है जो बहुत रेयर अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या है कि वो इंसान अमीर रहा होगा, तभी उसके पास हमें कॉपर का मिनरल मिला है और कुछ चीज़ें मिली है तो वो मतलब अमीर है। जिसके पास नहीं मिलता ज़्यादा उस ऑर्नामेंट वगैरह मतलब वो गरीब है। दूसरा लगता है इसको फाइंड करने का तरीका ये कि जिस एरिया में जो रेयर चीज़ें अवेलेबल हो, रेयर मतलब क्या है कि वो प्रेशियस मेटल होगा, जैसे फियांस हो गया, जो सैंड ग्राउंड सैंड को मिला के गम को मिला के फायर पोर्शन जो बनता है, तो इन चीज़ों को मतलब क्या है कि अवेलेबल है। बाकी दूसरे का हॉट था, हॉट मतलब क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ज्वेलरी वगैरह उसको किसी मटके वटके के अंदर रख दिया गया, उसको छुपा दिया गया, तो ये तो तब मिलेगा जब उसका मालिक उसको खोलेगा या जब आर्कोलॉजिस्ट उसको ढूंढने जाएंगे तब वो तो ईयरली मिलता, तो हॉट वगैरह से भी चीज़ों का पता लगाया जाता था। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल एंड मटेरियल। तो सेल एंड मटेरियल्स क्या है, आप इसको पढ़ते हैं। देखिए जो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स है जो धाड़ू में फाइंड की, वह ज़्यादा एक्सटेंसिवली खोदा शुरू की गई, वहाँ पे लोथल में की गई और रिसेंट धौलावीरा में भी की गई है। जो रेयर ऑब्जेक्ट है वो जो वैल्यूएबल मटेरियल से बनते हैं उनको बोलते हैं लार्ज सेटलमेंट के अंदर जो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो हड़प्पा के, तो एग्जांपल देखो वहाँ बहुत सारे फियांस और गोल्ड ज्वेलरीज हमें मिलती है, क्योंकि देखो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। सिविलाइजेशन के दोनों एक इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसीलिए इनको इतना इंपॉर्टेंट बच्चों को दिया गया है और इनके अंदर ही हमें अवेलेबिलिटी हर चीज़ की ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू अदर जो रिलीजियस होता है। मटेरियल की अगर हम बात करें तो देखिए अगर कोई साइड है, मटेरियल्स का मतलब देखो मेन होता क्या है कि वो चीज़ में वहाँ पे क्या क्या अवेलेबिलिटी है, किस चीज़ की अवेलेबिलिटी, किस प्रकार की अवेलेबिलिटी, क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो नागेश्वर और बालाकोट ये दोनों गुजरात में पड़ते हैं। वैसे अगर मेन बात करें कि तो हमारा अलग चीज़ आपने पढ़ा होगा, बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई थी ये नियर द कोस्ट है। जो स्पेशल सेंटर है ये बैंगल्स वगैरह के लिए, लाइडल्स के लिए, इनले के लिए यहाँ पे ये इन चीज़ों के साथ वगैरह बनते हैं। उसके बाद जो स्पेशल एक्सपेक्टेशन है वो देखो खेती रीजन से ओमान का कॉपर जो हमारा आता है वहाँ से, ओमान से, राजस्थान में अवेलेबल होता है और साउथ इंडिया से गोल्ड आता है, गोल्ड सोना। केजीएफ में भी देखिए ना वही। तो स्वर्णगिरी पहाड़ अगर आप पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 2 में स्वर्णगिरी पढ़ेंगे तो वो इसी रीजन के बारे में बात होती है, ठीक है ना। तो ओमान से एक हमें ओमान से जो हड़प्पन का एक पोर्ट्स मिला है, हड़प्पन स्ट्रक्चर का पोर्ट मिला है और हड़प्पा के अंदर ये बहुत सारे ऐसे कॉपर कहता है वो मिले हैं हमें पार्टिकल्स जो ओमान रीजन्स के होते हैं, ठीक है ना। जो इंडिया के लिए नहीं होते हैं, इंडिया के नहीं होते हैं, ओमान रीजन्स के होते हैं, पर वो हमें हड़प्पा के अंदर पाए गए और वो जो
हड़प्पा के पोर्ट्स है वो ओमान के अंदर पाया गया। हमने मेसोपोटामिया में पढ़ा है 11th क्लास के अंदर, तो वही चीज़ क्या कि उसको इसके साथ भी जो हड़प्पा का ट्रेड रिलेशन था मेसोपोटामिया के साथ भी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है कंक्लूजन, अगर हम बात करें नॉर्मली तो जो कनिंघम थे वो फर्स्ट हमारे डायरेक्टर जनरल थे ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। उनको एक इल्यूशन था, मैं मिस्टेक है किसी कि जो बिगिनिंग थी जो इंडियन की हिस्ट्री की, वो फर्स्ट सिटीज ऑफ गंगा वैली सिविलाइजेशन 6th सेंचुरी, ठीक है ना, 6th सेंचुरी BCA। उनका मानना था 6 BCA के बाद से, 6th सेंचुरी BCA के बाद से जो इंडियन जो हिस्ट्री है, सर्वाइवल है, वो स्टार्ट होती है। उससे पहले नहीं था, वो भी गंगा वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि देखो वो उनके माइंड में देखो क्या था, बुद्धा लिटरेचर थे, जैन लिटरेचर थे, और साथ ही साथ जो चाइनीज़ ट्रेवलर्स थे उनके लिटरेचर्स, उनकी जो पोइम्स है, उन चीज़ों को पढ़ के उन्होंने अपना आइडिया बिलीफ लगाया था कि जो अप्रॉक्सीमेटली ये पैटर्न रहा होगा, ये टाइम पीरियड रहा होगा। इससे कारण उनके साथ एक मिस्टेक ये होती है, एक नॉर्मल कॉमन मिस्टेक को फाइंड करते हैं कि जो ये सिटीज़ हैं ये अवेलेबल नहीं रही होंगी पहले, इतने पुराने नहीं रहेंगी। कोई लोग बहुत सारे लोग जब खुदाई चलती थी रेलवे पीरियड में, तो बहुत सारे लोग वो ब्रिक्स वगैरह लेके आए थे, और बहुत सारे ऑर्नामेंट वगैरह जो नहीं मिलते वो लेके आए थे। तो इन्होंने कहा कि भैया ये गलत है, ये लोग मैच करने की ट्राई करते थे इसको उस पीरियड के साथ, गंगा वैली सिविलाइजेशन के साथ, जो कि अनमैच्ड होता था, जिसके कारण हड़प्पा उस टाइम नहीं खोदा जा सका। और जो उसके ब्रिक्स थे वो लोगों ने अपने उठा के अपने घर लेके अपने घर बनाए, और जिससे कारण एक हिस्टोरिकल जो साइट से हड़प्पा उसमें इतने नुकसान हुआ। शायद हड़प्पा मतलब एक ऐसा कंपेयर टू बहुत ही बिग रहता, बहुत ही फ्लोरिस्ट रहता साइड से, अगर टाइम पे पता चल जाता तो हम ज़्यादा डिटेल फाइंड कर सकते थे। बट ड्यू टू दिस सिचुएशन हड़प्पा की वजह से जब मोहनजोदड़ो के टाइम पे अवेयरनेस बढ़ चुकी थी या सम नो अबाउट द थिंग्स, जिससे अगर मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा में ये डिफरेंस है कि वह कंपेयर में क्या होता है। अगर हम डायरेक्टर जनरल्स की बात करें तो 3 मेन डायरेक्टर जनरल हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनके बारे में बता चुका मैं आपको। सेकंड हमारे जॉन मार्शल, जो खोज करते हैं हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो SN राव की किताब है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, उसमें ये बोलते हैं कि जो जॉन मार्शल है वो इंडिया को 3000 साल पहले छोड़ कर चले गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड RN व्हीलर की, यह जॉन मार्शल जो ये अपना एक्सपीरियंस ग्रीक से लेके आए थे। ठीक है, ग्रीक के इनको एक्सपीरियंस था, और एक मेन दिक्कत ये थी इनके साथ कि स्ट्रैटिग्राफी को फॉलो नहीं करते थे। पर जब RN व्हील आए 1944 में, तो इन्होंने स्ट्रैटिग्राफी को बहुत ही ज़्यादा तजुर्बा दिया, समझा कि इसके बिना है तो ये मतलब आर्कियोलॉजी करना एक इम्पॉसिबल चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं हो सकती है। तो इन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। अगर हम बात करें तो इन्होंने गुजरात के बहुत सारे जो कच्छ का एरिया था उसमें बहुत एक्सटेंसिवली जो खुदाई की थी, और स्टोरी को निकालने के, हिस्ट्री को पहचानने की कोशिश की। इससे इन 3 को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट माना जाता है इंडियन हिस्ट्री के लिए। और फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री से फर्स्ट अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है। नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करूँ, रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो ये मेनली 7 रीजन है, बट ये 7 में फिक्स नहीं है, या नोट्स और कि क्या हो सकते हैं रीजन्स। बट अगर हम नॉर्मली बात करते हैं एक लैंग्वेज में, तो आप ये बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज हो सकता है मेन कारण। ये क्लाइमेट चेंज होने के कारण लोगों को भैया अदला बदली करनी पड़ी, जिसके कारण जो ये एरिया था इंडिया का, यहाँ से लोग गंगा वैली की तरफ बढ़े हों, वही लोग रहे हों शायद से, या फिर डेफोरेस्टेशन की हैवी क्वांटिटी के कारण इस चीज़ को करना पड़ा, उस जगह छोड़नी पड़ी हो, रहने लायक ना रही हो। फ्लड के चांसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया का मैप वो कुछ इस तरीके से है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मतलब ओशन है, अरेबियन ओशन है, तो उसके कारण ही ये जगह है, ये पाकिस्तान का एरिया होगा करंट। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे फ्लड वगैरह के कारण ही उनको जगह छोड़नी पड़ी होगी। फिर अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, ये एराइड जोन भी है तो अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अर्थक्वेक के कारण भी छोड़ सकते हैं। फिर देखो शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स, आपको पता है कि ये रिवर कौन सी एरिया में, इंडस रिवर है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम है, उसमें बहुत सारी रिवरें मिलती हैं, झेलम वगैरह, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये रिवर वगैरह इंडस रिवर जो बनती है, इसका जो शिफ्ट होना, रिवर्स का शिफ्ट होना या
इंडस रिवर का शिफ्ट होना, किसी रिवर का शिफ्ट होने के कारण में एक रीज़न हो सकता है, या फिर इन नदियों का सूख जाना भी एक कारण हो सकता है सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का। या फिर जो एक्सटर्नल असोल्ट मतलब क्या है कि जो दूसरे लोग थे उनका कब्जा करना, उनका मारना पीटना, जो भी ऐसे हरकतें होती है, मिलिट्री ऑपरेशन हो सकता है। जैसे जो हड़प्पन लोग हैं वो एक पीसफुल पीपल्स कम्युनिटी मानी जाती है, बट ऐसा कंपेयर टू कोई दूसरे ने आक्रमण किया जिससे उन्हें छोड़ना पड़े उस जगह। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्लासिफाइंग फाइंड्स प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, एक जो सिंपल प्रिंसिपल होता है क्लासीफाई करने का टर्म्स को, मटेरियल्स को, स्टोन्स हो गए, क्ले हो गया, बोन आइवरी वगैरह हो गई। ठीक है, कि वो क्या चीज़ है। ठीक है ना, उसको पहले क्लासीफाई कर टर्म में मटेरियल किस चीज़ का, पत्थर है, क्ले है कि लोहा है कि क्या है। लोहा तो सब मतलब था नहीं, बोन हो गई, हड्डी है कि क्या चीज़ है। ठीक है, मेटल है वगैरह कुछ भी क्या है पता करने की इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चीज़ के अकॉर्डिंग। उसका जो सेकंड फंक्शन होता है वो होता है कि वो काम क्या करता है, वो चीज़ किस लिए यूज़ की जा रही है, उसका काम क्या है। वो एक ऑर्नामेंट है कि टूल है भाई, कोई रिचुअल यूज़ के लिए वो यूज़ किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है उस चीज़ की, वो चीज़ मतलब उसकी वैल्यू क्या है, वो किस यूज़ में आती है। ठीक है, अगर हम प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं तो इसमें आता है हमारे पास जो यूनिकॉर्न एक मेन होता है, प्रोटोसिवा और मदर गॉड, ऐसे तीन लोग हैं। अभी हमारे पास एक वो भी है क्या, प्रीस्ट किंग जो होता है। प्रीस्ट किंग था कौन, एक अनुमान लगाया जाता है कि वो मतलब एक राजा रहा वहाँ का। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन ओलिगेरेसी को फॉलो करती रही है। ओलिगेरेसी का मतलब ये होता है कि जब एक से ज़्यादा राजा एक जगह पर रूल करते हैं उसको ओलिगेरेसी बोलते हैं। तो ये माना जाता है कि एक रूलर ना होने की बजाय बहुत सारे रूलर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो हड़प्पा का अलग रूलर रहा होगा, मोहनजोदड़ो का अलग रहा होगा, चोलधाड़ो का अलग रहा होगा, और प्रीस्ट किंग को भी इसलिए मानते हैं कि वो रूलर रहे होंगे। उनके सर के पास एक वो मेटल मतलब एक वो भी ज्वेलरी पहनते थे सर के पास, ये आपको। ठीक है, अगर दूसरी बात हम बात करें तो दूसरी बात ये है कि अगर देखें तो मदर गॉडेस है तो वो बहुत सारी ज्वेलरी को पहनती थी अपनी बॉडी के अंदर, और एक कंसर्न रखती है वो गॉडेस है, देवी है। ठीक है, और अगर हम प्रोटोसिवा की बात करें तो ये प्रोटोसिवा रुद्र रूप में अगर बात करें तो उस तरीके की नहीं होता है। और अगर हम ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में उसको डिक्लेयर करते हैं इस चीज़ को, बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए चीज़ों को थोड़ा माना जाता था। यूनिकॉर्न देखो एक अबुल होता है, उसको माना जाता है, तो उसको भी रिलीजियस बिलीफ करके इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अगर आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ कि जो मैं टाउन प्लानिंग के अंदर आता है मेनली बता देता हूँ आपको, पीपीटी में नहीं बट मैं आपको स्पेशली बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करें यहाँ पे तो जो ये होता है इसकी हाउस प्लानिंग होती थी मोहनजोदड़ो की, कि एक कोर्टयार्ड होगा। जो कोर्टयार्ड होगा उसके अगल बगल में सारे कमरे होंगे इस टाइप से। ठीक है, जो मेन डोर है घर का मेन डोर होगा उसका डायरेक्ट भी कोर्टयार्ड का नहीं दिखेगा, एक वॉल होगी सामने, कोई विंडो नहीं होती थी घर के बाहर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे विंडो होती थी, सेकंड फ्लोर पे विंडो होती है। हमें स्टेयरकेस मिलता है जिससे पता चलता है कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर रही होगी, जिससे इसलिए फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ऐसे फ्लोर वाइज भी रहा होगा, स्टेजेस रहे होंगे। अगर हम उसकी बात करें तो मोहनजोदड़ो के अंदर हमें 700 से ऊपर वेल्स मिलते हैं। ठीक है, मतलब कुएँ मिलते हैं, और वो वेल कुछ इस तरह से बनाए गए थे। अगर आज की ड्राइंग दिखाऊँ तो ये कुआँ है, तो ये दीवार बनी है एक घर के अंदर भी, उस घर के बाहर, मतलब जो बाहर से जो बंदा आ रहा है, रोड में लोग आ रहे हैं, वो डायरेक्ट अंदर का व्यू नहीं देख सके। ठीक है, तो प्राइवेसी के लोग के भी हड़प्पा वाले बहुत ज़्यादा कंसर्न थे अपने अकॉर्डिंगली। वो कंसर्न थे इस चीज़ के लिए कि हमें अपनी खुद की प्राइवेसी को किस तरीके से कंसर्न रखना है। ये टाउन प्लानिंग का मेन पार्ट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन देखो बहुत ही पॉपुलर सिविलाइजेशन, एक वेरी वेल नोन सिविलाइजेशन थी अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एट द टाइम, जिस टाइम वो थी सिविलाइजेशन। तो कोई छोटी सिविलाइजेशन ऐसी बात नहीं है। टाइम पीरियड को लेकर बहुत सारे कंक्लूजन रहते हैं कि 26 BC से कुछ राइटर बोलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू NCERT 1900 के देखा तो वही आपको एक एग्जामिनेशन में करना है, एक टिक। ठीक है, इस आज एक जो मेन कुछ पॉइंट है जो मिलते हैं हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन से, उधर ग्रेट बात हो गया। तो ग्रेट बात है क्या चीज़, तो ग्रेट बात एक बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर शेप में बात मिलता है, जो एक स्पेशल रिचुअल जिसको मान सकते हैं सरडर में आप मिला था ये। और एक वेयर हाउस भी अवेलेबल हुआ था वहाँ पर, जिसका छत तो नहीं है प्रोबेबली,
वुड से रहा होगा, जो एज अ डिके ऑफ टाइम पे घर ख़राब हो गया उसका गया हो, तो मैं उसकी एक्सल जो स्ट्रक्चरल बाउंड्रीज है वो मेरी है, जिससे कारण अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा वेयर हाउस का कुछ काम होता रहोगा यहाँ पे। और जो ग्रेट बात है वो मोटर रिसेप्शन से बनाया गया था, उसके भारत कॉरिडोर की तरफ बाथरूम्स थे, रूम्स थे, और उसके ड्रेनेज सिस्टम उसके लिए एक अलग स्पेशल जगह बना रखा था, और मेन ड्रेनेज उसको भी कनेक्ट कर रखा था। और सिविलाइजेशन टाउन प्लानिंग इसी कारण वो मानी जाती है, अपनी इन फैसिलिटीज के कारण। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले गाइस। और आर्ट्स का ज्ञान के साथ आप हमेशा कनेक्टेड रहें। अगर आपको आर्ट्स के ह्यूमैनिटी से किसी भी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये आपको बेस्ट चैप्टर है। ओके, बाय।